हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने डिटर्मिनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने एडजॉइंट, इन्वर्स, पूरी डिस्कशन हम कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। फिर हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। या आपका स्कूल एग्जाम में भी क्वेश्चन 100% आता है, और देन आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो इस पे क्वेश्चन आता ही है जनरली डिटर्मिनेंट में से। अच्छा, अब थ्योरी, पहले प्रॉपर्टीज है क्या डिटर्मिनेंट्स की वो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रोज। अच्छा, ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इसको तो हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट में भी हम ये कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको बोलता है ये कि अगर आपके पास मान लो डिटर्मिनेंट को हम जनरली ना ऐसे ट्राइंगल डेल्टा से डिनोट कर देते हैं। अगर आप डेल्टा की वैल्यू निकालो या उसके डेल्टा डैश की वैल्यू निकालो, वो कह रहा है सेम ही रहेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, जबकि हम रो और कॉलम इंटरचेंज कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के अरेंजमेंट में तो चेंज आपको दिख रहा है, विजिबल है, लेकिन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो हम सॉल्व करके निकालते हैं वो नॉर्मल डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होगा। तो अब अगर हम बात करें कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ऐसे मैंने अल्फाबेट्स ले लिए कुछ, तो इसके अंदर अगर मैं ट्रांसपोज की बात करूं तो ट्रांसपोज क्या होगा, आप रो को कॉलम बना दोगे, है ना, ए बी सी आपका इधर आ जाएगा, देन डी ई एफ इधर आ जाएगा, फिर जी एच आई इधर आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको ट्रांसपोज याद दिलाया। तो इसमें ये बोलना क्या चाह रहा है कि इसका डेल्टा की वैल्यू जो आएगी या फिर जो डेल्टा डैश की वैल्यू आएगी, कह रहा है वो इक्वली आएगी। सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक है, यूज करेंगे अभी एप्लीकेशन हम क्वेश्चंस के फॉर्म में लेंगे। बाकी अभी आप प्रॉपर्टीज समझ लो है क्या, कि अगर आप ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो या ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू को देखोगे तो वो सेम ही आती है, अनचेंज्ड रहती है वो। सेकंड, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, है ना, टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, the value of a determinant so obtained is negative of the value of original determinant। इसका क्या मतलब बना आपका कि मान लो आपके पास एक नॉर्मल डिटर्मिनेंट है, आप इंटरचेंजिंग की बात कर रहे हो। इंटरचेंज पहले क्या था, पहले जो इंटरचेंजिंग हो रही है उसमें रो इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रो सारा कर रहे थे। अब क्या करेंगे हम, पर्टिकुलर किसी रो को या पर्टिकुलर किसी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आपस में। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने कॉलम 1 को ना, ऐसे इंटरचेंजिंग के लिए ये साइन होता है, ऐसे डबल एरो लगा देते हैं। कॉलम 1 को मैंने कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज किया, तो कॉलम 1 से कॉलम 2 अगर मैं बात करूं तो डेल्टा क्या हो जाएगा, देखिए जरा हम यहाँ पे 4 5 6 आगे आ जाएगा। अच्छा, 1 2 3 पीछे चला गया, फिर 7 8 9 आपका ऐसे दिखेगा आपको। तो इसमें क्या दिख रहा है कि उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है आपकी और जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इनमें नेगेटिव का डिफरेंस आ जाता है। मतलब अगर मैं इसको डेल्टा डैश बोलूं, नहीं डैश तो मत बोलो क्योंकि डैश तो यहाँ पे ट्रांसफर रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं इसको डेल्टा 1 बोलूँ और इसको डेल्टा 2 बोलूँ तो आपका डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में क्या रिलेशन है, नेगेटिव का, ठीक है, ये रिलेशन है आपके पास। कि अगर आप एक और इंटरचेंजिंग कर दोगे, देखो अगर आपने दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया है, कॉलम 1 कॉलम 2 को, तो क्या हुआ, आपका एक नेगेटिव साइन आगे आ गया डिटर्मिनेंट के। अगर अब आपने एक इंटरचेंजिंग के बाद एक और इंटरचेंजिंग कर दी, मान लो आपने R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो एक नेगेटिव और आ जाएगा आगे, तो ओवरऑल फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जितनी इंटरचेंजिंग उतना माइनस आप डिटर्मिनेंट के आगे अप्लाई कर सकते हो। तो आप नंबर ऑफ इंटरचेंजिंग्स पे ध्यान दो, इवन है तो इट विल रिमेन सेम, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजिंग है तो आपका माइनस आएगा आगे, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है कि अगर आप ट्रांसपोज करो किसी डिटर्मिनेंट का तो वैल्यू रिमेन सेम, लेकिन अगर आप इंटरचेंज करते हो रो को या कॉलम को, पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को, तो वहां पे नेगेटिव का साइन आगे आ जाता है, ठीक है। अब ये दो तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है बच्चों, आप पढ़ो। जैसा थर्ड नंबर की आप प्रॉपर्टी देखते हो तो क्या है, बहुत सिंपल है, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम। आप जैसे इसमें देखो मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें क्या है, आप इसको बोलेगे कॉलम 2 है ना, वर्टिकल कॉलम होता है, तो ये कॉलम 2 और कॉलम 3 चेक करो आप, कॉलम 2 और कॉलम 3 टोटली सेम एलिमेंट है। अच्छा, अगर ये दोनों कॉलम्स सेम है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सॉल्व करने की नीड नहीं है, प्रॉपर्टीज का यही बेनिफिट है, हमारा टाइम बचाता ही है, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। अच्छा, जैसे मैंने दो कॉलम कंसिडर किए, ऐसे ही अगर दो रो सेम हो जाए, ठीक है, मान लो R1 R3 के साथ सेम है तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी।
अच्छा ये रोज अगर प्रोपोर्शनल है, मान लो अगर दो रोज प्रोपोर्शनल है, कैसे, यहाँ पे 1 2 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 4 4 दे दिया, तो 1 2 2, अब देखो मेरी बात समझो कि अगर आप 1 2 2 ले रहे हो और यहाँ पे 2 4 4 ले रहे हो तो इनकी रेशियो चेक करना 1/2 1/2 1/2, मतलब ये एलिमेंट्स आपके प्रोपोर्शनल है दो रो के। ऐसे दो कॉलम के एलिमेंट्स अगर प्रोपोर्शनल हो, उनकी रेशियो सेम आ रही है, तो उस सिचुएशन में भी बच्चों डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, एप्लीकेशन में ईजी होगा जब क्वेश्चन सामने आएंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, दो कॉलम या दो रो अगर सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रो और अ पर्टिकुलर कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0, जैसे एक कॉलम के अंदर सारे ही एलिमेंट 0 आ गए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बिना सॉल्व करे आप लिख सकते हो कि भाई 0 होगी, तो ये 0 है। ठीक है, अच्छा ये कॉलम में सारे 0 है तो 0 है, अच्छा किसी एक रो में 0 आ गया तो भी बच्चों उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये तो दोनों ईजी है, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। अच्छा, इफ अ कॉलम और अ रो कंसिस्ट ऑफ ऑल जीरोस देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एक लास्ट ये देख लेते हैं, बाकी और भी जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो क्वेश्चंस करते करते समझ लेंगे, पर ये 5 हम ऐसे लिस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज और भी है पर वो एप्लीकेशन में साथ साथ समझ आ जाएगी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, जैसे मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो बोल रहा है ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, अभी रो ले लिया मैंने, कॉलम में भी हो सकता है ये, इज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, तो दिस रो कंटेन एलिमेंट्स, ठीक है, विच हैव सम ऑफ 2 टर्म्स। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है दो टर्म्स का सम है, दो टर्म्स का सम सेकंड रो के अंदर, ये कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट रो में आ जाए, थर्ड रो में आ जाए, थर्ड कॉलम में आ जाए, दो एलिमेंट का सम हो जाए, तीन एलिमेंट का सम हो जाए। उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस द डिटर्मिनेंट इन सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। हम डिटर्मिनेंट को ही ब्रेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे बच्चों, बहुत ईजी है। देखो आपने क्या किया, आपने ना ये जैसे फर्स्ट रो थर्ड रो तो सेम है, इनमें तो कुछ ब्रेक होगा नहीं, एक ही एलिमेंट है, लेकिन ये जो सेकंड रो है ये मैं दो डिटर्मिनेंट ब्रेक कर रहा हूं, तो पहला जो डिटर्मिनेंट हम कंसीडर करेंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, ऐसे A11 A21 और A31। ठीक है, अच्छा सेकंड कॉलम में क्या आएगा, A12 फिर A22 और फिर आ जाएगा A32, ऐसे समझ रहे हो आप, इसका हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया। अच्छा ऐसे ही थर्ड कॉलम में भी कर लो आप, A13 A23 और A33। अच्छा प्लस अगर मैं देखूं तो अब क्या दिख रहा है आपको कि आप फर्स्ट रो थर्ड रो तो सेम ही लिखोगे, लेकिन हाँ अब इस बार क्या करोगे, सेकंड रो में सेकंड वाले एलिमेंट आप ले लोगे, तो इस तरह से दो डिटर्मिनेंट आपको अलग अलग दिख जाएंगे, A11 C1 A31। आपको बात समझ आई, देखो इसमें A21 लिया था तो इसमें अब C1 ले लिया सेकंड रो में, सिमिलरली A12 C2 और A32 इस तरह से चलेगा, देन वी हैव A13 C3 और A33। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि एक सिंगल डिटर्मिनेंट को बच्चों मैंने दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा अगर ऐसे तीन एलिमेंट का सम होगा तो हम उसे 3 डिटर्मिनेंट ब्रेक कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस में यूज होती है। तो देखे थोड़े से फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है, देन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हमें लिस्ट में सबसे पहले हेडिंग क्या दे दी कि A तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों जिसका ऑर्डर n है। ठीक है, ऑर्डर या तो 2 × 2 होगा या 3 × 3 होगा, जनरली इतने ऑर्डर पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको बोल रहा है एडजॉइंट A को मैं डिटर्मिनेंट A के साथ कैसे रिलेट कर सकता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा ये मैं वैसे एडजॉइंट वाली टॉपिक में लिखवा चुका हूँ, पर अभी डिटर्मिनेंट की हम बात करेंगे तो मैंने लिख दिया दोबारा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और अब बोल रहा हूँ कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो ये जो मल्टीप्लाई किया मैंने एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, मान लो 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, 1/2 से कर दिया, एक एलिमेंट ले लिया स्केलर एलिमेंट। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, k की पावर n वहाँ पे ऑर्डर है और डिटर्मिनेंट a अलग से। इस पर क्वेश्चन भी लूंगा अभी मैं आपका। ठीक है, k a का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो इट विल बी k⁻n मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a। अच्छा डिटर्मिनेंट a-1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/, ये DET का मतलब डिटर्मिनेंट है, आप इसको ऐसे अपॉन में लिख सकते हैं। इसको अदर वर्ड्स में मैं लिख के दिखा देता हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट आपसे a-1 का पूछ रहा है, मतलब a इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/, में डिटर्मिनेंट ऑफ a।
तो ऐसा नहीं है कि आप पहले ए मैट्रिक्स दिया है तो आप उसका पूरा ए इनवर्स निकालोगे और फिर डिटर्मिनेंट बताओगे उस मैट्रिक्स का, नहीं, आपका ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो सिंपली 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। इसी तरह से डिटर्मिनेंट डीईटी मतलब डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन का मतलब क्या होगा, डीईटी ए रेज टू पावर एन भी हम कर सकते हैं। और अदर नोटेशंस में अगर मैं लिख के दूं आपको तो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन, एक मिनट, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन निकालना था तो मैं क्या कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन में कंसीडर कर लूंगा तो इट विल बी इक्वल, ठीक है। ये भी कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने में काफी हेल्प कर देते हैं फॉर्मूले। देन फिफ्थ, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बच्चों डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट में सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्योंकि वैल्यू ही तो है ये, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी हो गया। अच्छा, और आपको एक बात बताता हूँ, मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन तो कॉम्यूटेटिव नहीं होती, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता, लेकिन अगर आप ए बी का डिटर्मिनेंट निकालो या आप बी ए का डिटर्मिनेंट निकालो, वो कह रहा है इक्विवेलेंट ही है, तो उस हिसाब से आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी को डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम रहेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू है ना। मान लो इसकी वैल्यू आपकी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, तो 2 इंटू 3 6, तो इसका क्या होगा 3 इंटू 2, तब भी तो 6 आएगा। तो ये सब चीज़ें मतलब होनी चाहिए आपके दिमाग में, कहीं भी यूज हो सकती है। देन वी हैव ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा, इसका प्रूफ भी करके दूंगा, वैसे मैं अभी आपको याद रखना है, इसका प्रूफ अभी आज ही मैं दूंगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या थी, आपको याद दिला दूं कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसको मैंने उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी अगर मुझे मिल गया तो दिस मैट्रिक्स ए विल बी नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए को अगर मैंने ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया या ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई किया और मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, उस केस में मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल देता हूँ इस ए को। तो उसका डिटर्मिनेंट बच्चों या तो 1 आएगा या -1 आएगा, कंफर्म्ड है ना, मतलब दोनों वैल्यू आ सकती है। इसको अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है, वेट करो अभी। डिटर्मिनेंट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स बच्चों लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था। जैसे हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर मैं ट्रांसपोज करूं एक मैट्रिक्स का और मुझे सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो दैट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट करूं, ट्रांजुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस का किया जाता है जिसके अंदर एलिमेंट्स आयोटा में होते हैं, अगर मैं ट्रांजुगेट करूं और वापस सेम मैट्रिक्स मिल जाए दैट विल बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा, हर्मिशियन मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा बच्चों तो मैट्रिक्स तो देखो कॉम्प्लेक्स है, मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसके अंदर आयोटा वगैरह इन्वॉल्व हो रखे हैं इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन जब मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा ना हर्मिशियन का, तो उसका जो आंसर आएगा वो 100% वो प्योरली रियल आएगा, उसके अंदर आंसर आयोटा में नहीं आएगा। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। क्वेश्चंस कर रहे हैं अब हम, ठीक है, बिना रुके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आपको एक एक टाइप के क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं, ठीक है, पहले थोड़े बेसिक, फिर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेगा आगे बढ़ते बढ़ते। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए अभी जितनी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। अच्छा, जो मैंने 5 प्रॉपर्टीज लिखवाई है उन्हीं में से यूज करेंगे इनिशियल लेवल पे, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है आपको, देखो जरा सोचो। आप देखो फर्स्ट रो में सेम एक एक एलिमेंट है, थर्ड रो में एक एक एलिमेंट है, लेकिन हाँ सेकंड रो में 2-2 एलिमेंट का सम है, तो इसको हम 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, है ना, अभी तो किया था हमने। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन से स्टार्ट करूँ तो मैं यहाँ पे डेल्टा ले रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, ए फर्स्ट रो तो सेम लिखूंगा, थर्ड रो भी सेम लिखूंगा, ए और यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया। सिमिलरली यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई आ गया, यहाँ पे सी और जेड आ गया, ठीक है। ये प्लस आपको क्या मिला, ए एक्स, बी वाई और सी जेड, ये ले लिया आपने। अब क्या करोगे, जो सेकंड एलिमेंट है आपका सेकंड रो के अंदर वो ले लोगे आप दूसरे डिटर्मिनेंट में, मतलब a 2x और x, फिर यहाँ पे b 2y और y, सिमिलरली c 2z और z आ गया। तो मैंने एक डिटर्मिनेंट को जिसमें सेकंड रो में सम ऑफ एलिमेंट दे रखा था मुझे, मैंने 2 डिटर्मिनेंट ब्रेक कर दिया। अब देखो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, आपका कॉलम 2 और कॉलम 3, नहीं ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, आपका R1 और R2 आइडेंटिकल है ना, R1 और R2 आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू 0 हो भी गई। इसका रीजन मैंने लिख दिया कि R1 फर्स्ट रो और जो सेकंड रो है आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल आप समझते हो कि सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए और वो सेम है।
अच्छा यहाँ पर सिमिलैरिटी में थोड़ी सी दिक्कत है, वो क्या कि आपका XYZ है, XYZ है पर यहाँ पर 2 आ गए, लेकिन मैंने क्या कहा था प्रोपोर्शनल भी तो चलेगा कि अगर मैं 2x/x देखूँ, 2/y देखूँ, 2z/z देखूँ तो सब में 2 आ रहा है, तो मतलब R2 और R3 आपकी प्रोपोर्शनल है। एक होता है आइडेंटिकल पूरा सेम दिख जाए, एक होता है रेशो सेम आ रही है सब एलिमेंट्स की, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, तो उसको हम प्रोपोर्शनल बोल देते हैं। उस केस में भी मैंने आपको बोला था डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे ये भी 0 होगा। और इसका रीजन क्या लिख रहा हूं मैं कि R2 एंड R3, इनिशियली मैं रीजंस लिख के दे रहा हूं कि आप रिवाइज करो तो आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से ये 0 हो रहे हैं, है ना, इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज। अच्छा इसमें मैंने 2 आइडेंटिटीज यूज कर ली, एक जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखी थी और एक आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 3 थी कि जिसमें 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो सिंपल है बच्चों, ये भी क्लियर, बहुत बेसिक एप्लीकेशन। देन ये तो आप देख के बता दोगे, वैल्यू बतानी है ना, ये क्वेश्चन बल्कि हमें पहले लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। क्या दिख रहा है आपको, आप देखो ना 2 2 2 और 3 3 3, आपके 2 कॉलम आइडेंटिकल है, और जब 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। इसका रीजन मैंने लिख दिया कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। अच्छा तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ कि डेल्टा, डेल्टा मीन्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू 0 है, ठीक है। देन वी हैव if every element of third order determinant of value delta is multiplied by 5 then value of determinant will be, कि मैंने क्या किया, एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर आप समझते हो है ना, थर्ड ऑर्डर का मतलब ये 3 रोज 3 कॉलम, थर्ड ऑर्डर का मतलब क्योंकि होगा तो स्क्वायर ना, डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, तो 3 रो 3 कॉलम होगी, तो हम इसको थर्ड ऑर्डर बोल देते हैं। अब कह रहा है उसके अंदर ना, मान लो इसको मैं इसकी वैल्यू को मैंने ले लिया डेल्टा, अब कह रहा है हर एलिमेंट को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हर एलिमेंट को, तो कह रहा है अब क्या होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। देखो एक बात बताओ, अगर ये पूरे का आंसर, इस पूरे को सॉल्व करके आपको डेल्टा मिल रहा है, तो इसका मतलब आप 5 डेल्टा की बात कर रहे हो। आपने क्या किया, यहाँ पे 5 अप्लाई किया तो यहाँ भी 5 अप्लाई होगा। अच्छा मैट्रिक्स में तो क्या होता है, 5 सब में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, पर डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर कॉलम में या किसी पर्टिकुलर रो में जाके मल्टीप्लाई करते हो एलिमेंट को, सब में जाके मल्टीप्लाई नहीं होता। मेजर डिफरेंस क्या है, अगर एक मैट्रिक्स है उसमें एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे तो वो सब में, सब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो या तो वो किसी रो में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में या किसी कॉलम में जाएगा, पर्टिकुलर एक में। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं 5 अप्लाई करता हूँ इसके आगे, ठीक है, तो वो 5 डेल्टा हो गया। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये तो के ए वाला ये फॉर्मूला नहीं लग जाएगा आपका, देखो जो मैंने अभी लिखवाया था के ए वाली फॉर्म दिख गई आपको, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने अभी, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था के रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लिखा था हमने, है ना। तो के यहाँ पे 5 है और n यहाँ पे ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर कितना है यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हो ऐसे डेल्टा लगा दोगे तो 5 क्यूब मतलब कितना हो गया 125, और डेल्टा का डिटर्मिनेंट तो डेल्टा ही दिया हुआ है ना। आप इसके अराउंड ऐसे ना लगाओ तो भी चलेगा क्योंकि इट ओनली रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 रेज़ टू पावर 3, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 3। अच्छा ऑर्डर अगर 3 है तो n 3 ले रहे हो, ऑर्डर अगर 2 है तो आप n को 2 ले लोगे। तो उस बेसिस पे सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। शुरू में क्वेश्चन हमने बिल्कुल बेसिक लिया है कि प्रॉपर्टीज़ हमें पता चल जाए, फॉर्मूले पता चल जाए कैसे लगाने हैं। अच्छा अब यहाँ से ना, अब यहाँ से थोड़ा सा हमें ना मतलब सोच के काम करना पड़ेगा, सोच के कैसे कि कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो आपको अब डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ सेम एकदम दिख जाए और आप उसको 0 बोल दोगे, ऐसा नहीं, और आंसर 0 है भी नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि a + b + 2c है और c और c यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे a और b रख दिया, इक्वल टू में आपको a + b + c का क्यूब चाहिए एज, और 2 यहाँ पे k आपका मल्टीपल है, k मल्टीपल है, k की वैल्यू बतानी है। तो अल्टीमेटली देखो आपकी RHS की जो रिक्वायरमेंट है जनरली वो आपको हिंट देती है कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। आपको चाहिए a + b + c, तो a + b + c कैसे ऑब्टेन कर पाओगे कि कहीं से आपको a + b + c मिल जाए या ऐसे मिल जाए 2a + 2b + 2c, ताकि 2 कॉमन लोगे तो a + b + c तो रहेगा ना,
और वो मिल सकता है। कैसे मिलने वाला है ये देखो, अगर मैं इनको प्लस कर दूं, तो क्या मिल रहा है a प्लस, अच्छा क्या मैंने आपको बोला था कि एक डिटर्मिनेंट को आप 2 या 3 में ब्रेक कर सकते हो, है ना। ऐसे ही हम कॉलम्स को या रोज को ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, 5 प्रॉपर्टीज में लिखवा रहा हूँ, बाकी की प्रॉपर्टी हम एप्लीकेशन में समझेंगे। तो ये वो बाकी वाली बात आ रही है कि मैं इसमें ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूँ RHS को देख के, अपनी रिक्वायरमेंट को देखकर। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हाँ 2a प्लस 2b प्लस 2c मिल सकता है अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ। अच्छा ये तीनों आपको रो में दिख रहे हैं एलिमेंट रखे हुए, है ना। एलिमेंट आपको दिख तो रो में रहे हैं ना, पर आप उल्टा सोच के कॉलम का ऑपरेशन लगा दो। कॉलम का ऑपरेशन क्या होगा, मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को चेंज करना चाहता हूँ, तो ये कॉलम का नाम क्या है, C1। ऐसे लिख देते हैं टेंडिंग टू कि C1 में मैं चेंज करूंगा, मैं कॉलम 1 चेंज कर रहा हूँ। कॉलम 1 में क्या कर रहा हूँ मैं, ये कॉलम 1 का एलिमेंट प्लस कॉलम 2 का कॉलम 3 का एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने लिख दिया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कैसे करेंगे जरा देखो, इसको डेल्टा से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस 2c प्लस a प्लस बी, तो कितना आ गया बच्चों, 2a प्लस 2b प्लस ट्वाइस ऑफ c आ गया। अब क्या सिचुएशन है कि कॉलम 1 में करना है, तो कॉलम 1 का तो सिर्फ पहला एलिमेंट हमने पकड़ा है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट चेंज किया है। अब इसको अगर मैं देखूंगा तो कॉलम 1 में कॉलम 2 का ये एलिमेंट, कॉलम 3 का ये एलिमेंट, ये ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ a तो पहले से था, ट्वाइस ऑफ b ट्वाइस ऑफ c, तो ये भी चेंज हो गया। तो इस तरह से ना हमें सिमिलैरिटी लेकर आनी होती है, कोई सिमिलर एलिमेंट मिल जाए, और वो भी खासकर वो मिले जो हमें RHS में चाहिए। सिमिलरली मैं कॉलम 1 का जो थर्ड एलिमेंट है ये ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब इसमें देखो एक बड़ी ऑब्जर्वेशन की बात है मेन, कि ऐसा लग रहा है हम रो में चल रहे हैं, लेकिन देखो चेंज क्या हुआ, कॉलम ही तो हुआ है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग कॉलम के एलिमेंट्स को उठा के प्लस कर रहा हूँ टू चेंज कॉलम 1। अच्छा कॉलम 2 कॉलम 3 विल रिमेन सेम, उसमें मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो a b प्लस c प्लस 2a ऐसे ही रहेगा। अच्छा फिर a ऐसे रहेगा, ठीक है। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, ये b हो गया और c प्लस a प्लस 2b हो गया। अब ना क्वेश्चन तब सिंप्लीफाई होता है कि अगर आपने कोई चीज़ सेम ऑब्टेन कर ली है किसी पर्टिकुलर कॉलम में या किसी पर्टिकुलर रो में, उसे आप कॉमन ले लो। इसको मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। अच्छा कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले लिया और बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी, वो भी पूरा कॉमन आ गया बाहर। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया a b प्लस सी प्लस 2a, यहाँ पर a आ गया, फिर यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, और यहाँ पे है c प्लस a प्लस 2b। ये सिचुएशन चल रही है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको कहीं पर 111 दिख जाए, जैसे 111 दिख रहा है, आप इसे 100 बना दो यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। आप इसे 100 बना दो, मतलब 1 को 1 रहने दो, इन दोनों को 0 बना दो। अच्छा 0 बनाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, 0 बनाने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मेरे को ना इसको चेंज करना है और इसको चेंज करना है। अब देखो फिर ऑब्जर्वेशन की बात कि आपको दिख कहाँ रहे एलिमेंट, कॉलम में। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉलम में वर्किंग करनी है, आप रो के ऑपरेशन लगाओ। ये कौन सी रो है, R2, सेकंड रो है, तो आप लिखोगे R2 को मुझे चेंज करना है, R2 को चेंज करना है। अब देखो 1 में मैं क्या माइनस करूँ कि 0 बन जाए, अरे 1 में 1 माइनस करेगा तभी तो 0 बनेगा, और 1 में से 1 माइनस करने वाला यहाँ से ले लेते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर रहे ना उसको यूज कर लेते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि हमने 1 निकाला और भाई माइनस कर दिया। 1 रोज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे सारे कॉलम ऐड कर दिए, ऐसे कॉलम सब्ट्रैक्ट हो सकते थे। अब यहाँ पे रो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी कि 1 में से मैं ऊपर वाला 1 अगर माइनस करूँ, मतलब R2 में से अगर मैं R1 माइनस करूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा R2 माइनस R1। अच्छा देखो अब कॉम्प्लिकेशंस कम करने के लिए, अब जैसे इसे भी मेरे को 0 बनाना है, तो यूज आप ऊपर वाला 1 ही करना, मतलब आप उसको यूज करो जो अनचेंज्ड है। ऊपर वाले 1 को तो मैं चेंज नहीं कर रहा ना, मुझे इस 1 को 0 बनाना है R2 के, और R3 के भी 1 को मुझे 0 बनाना है। तो मैंने ले लिया R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1, ऐसे कर दिया मैंने। R3 में से फिर R1 को ही माइनस कर रहा हूं मैं। तो अब देखो बाहर जो आ चुका है वो तो साथ साथ चले गई, ट्वाइस प्लस a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब पहली रो सेम रहेगी, तो उसको मैं लिख देता हूँ 1 a और b। फर्स्ट रो में तो कोई चेंज किया ही नहीं। सेकंड रो में क्या किया, R2 माइनस R1, तो भाई 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। इसमें क्या किया, b प्लस c प्लस 2 है माइनस a, तो b प्लस c प्लस 2 है माइनस है, मतलब b प्लस c प्लस a आ गया।
ये तो बहुत अच्छा एलिमेंट मिल गया जो हमें चाहिए भी। अच्छा b माइनस बी, कोरस्पॉन्डिंग सबको माइनस करते ना, इस 1 में से ये वाला 1 माइनस हुआ, इसमें से ये a माइनस करा, b में से b माइनस करोगे कोरस्पॉन्डिंग, तो ये 0 हो गया। ठीक है, सिमिलरली R3 में से R1 को माइनस किया, 1 माइनस 1 0, a माइनस ए 0, ये 2 0 हो गए। ठीक है, और थर्ड वाला क्या बचा, c प्लस ए प्लस 2b माइनस बी, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया c प्लस ए प्लस बी। ऐसे हमने एलिमेंट निकाल लिए। अब देखो जब 100 बन जाता है ना, तो आप देखो वो जो 100 बना है वो कहाँ बना है, किसी रो में बना है, किसी कॉलम में बना है। ये कॉलम 1 में 100 दिख रहा है मुझे, कॉलम 1 में, तो आप यहाँ पे लिख देते हो एक्सपेंडिंग अलोंग C1। जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं करते थे, यहाँ पे काफ़ी कम सॉल्विंग हो जाएगी अगर 100 बन जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो उसमें 2 तो बाहर चल ही रहे और a प्लस बी प्लस सी भी बाहर है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। आप इस एलिमेंट को कंसिडर करोगे, जैसे लेते नहीं थे कि ये एलिमेंट ले रहा हूँ, तो ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम हाइड कर दिया, तो फिर मैं इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे, तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया -0। अच्छा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, आप 1 ले रहे हो तो आपने इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे, अब जब इसे लोगे 0 तो आगे कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाय 0 वो तो 0 ही हो जाएगा। सेम फॉर दिस, तो ये जब 100 बन जाता है, हमारी वर्किंग सोचो डिटर्मिनेंट की 1/3 हो गई। आपने सिर्फ इस 1 को देखा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। ठीक है, बाकी अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो वो ओवरऑल इसका एलिमेंट भी 0 आएगा, इसका एलिमेंट भी 0 आएगा मल्टीप्लाई करके। तो क्या बन गया, ये ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी होल पावर 3 बन गई। अच्छा, जो कि आपको RHS में क्या दिया हुआ, k टाइम्स a प्लस बी प्लस सी होल पावर 3, तो आपने कंपेयर किया तो आपको k आपको 2 मिल गया, है ना, k आपको 2 मिल गया। तो ये आपके पास रिजल्ट है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का एक अब अच्छा क्वेश्चन हमने उठा लिया कि जिसमें आप RHS को देख के ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं। तो पहले मुझे दिख रहा था कि एलिमेंट रो में ऐड करने से मुझे मिलेगा, मैंने कॉलम अप्लाई कर दिया, चेंज कॉलम ही होगा, बस देखने में हमें ऐसे उल्टा दिखता है कि ये रो के एलिमेंट ऐड करूंगा तो हाँ मुझे यहाँ मिल जाएगा a 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो हमने कॉलम के ऑपरेशन लगाए और आपके सामने कॉलम में एलिमेंट आ गया। जब कुछ सेम एलिमेंट आ जाता है उसे कॉमन ले लिया हमने। जब 111 आ जाता है तो 100 बना देते हैं। 100 बनाने के लिए हम जहाँ 0 बना रहे हैं उसमें हमेशा उस वाली रो को या उस कॉलम को यूज़ करो जो 1 बना पड़ा है, जिसे हमें चेंज नहीं करना। तो मैंने R1 यूज़ किया दोनों में। फिर जब 100 बन गया तो इस कॉलम के अलोंग मैंने एक्सपैंड, जहाँ पे 100 बन रहा है उस कॉलम या उस रो के अलोंग एक्सपैंड कर दोगे आप डिटर्मिनेंट को, तो उसमें जस्ट एक ही एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा, बाकी 0 वाले तो आपके ओवरऑल 0 ही हो जाएंगे आगे। ठीक है, तो एक ये बड़ा क्वेश्चन था, देन एक छोटा क्वेश्चन ले लिया फिर अब। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट तो मैंने बना दिया, पर अगर ये मैट्रिक्स थी तो क्या आप इसे आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये कौन सा टाइप की मैट्रिक्स है। डायगोनल में सारे 0 है ना, मैं इसका अगर डेल्टा देखूं, डायगोनल में सारे 0 है, बना देता हूं पहले एक बार। यहाँ पे p माइनस क्यू है, यहाँ पे 0 है, ये r माइनस क्यू हो गया, p माइनस आर, q माइनस आर। अब तक तो सोच लिया होगा आपने, डायगोनल में सारे 0 है। और आप इन दोनों को देखना, इन दोनों को माइनस का नेगेटिव का फर्क है इसमें, है ना, नेगेटिव का फर्क। फिर आप इन दोनों को देखना, नेगेटिव का फर्क है ना, नेगेटिव का आपका चेंज आ रहा है, r माइनस क्यू, q माइनस आर। मतलब ये वाले a12 a21 में नेगेटिव का चेंज, a31 a13 में नेगेटिव का चेंज, a32 a23 में नेगेटिव का चेंज, और डायगोनल में सारे 0 है। तो भाई ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। अब इसका मैं एक पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको, और शायद पहले अगर आपको पता है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ठीक है, बट ऑफ ऑड ऑर्डर। ठीक है, पर्टिकुलरली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। अगर आप इसको सॉल्व भी कर लोगे ना बच्चों तो वो 0 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, आपका टाइम बचा रही है। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपको गिवन डिटर्मिनेंट आइडेंटिफाई आप कर पा रहे हो कि भाई वो तो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। अच्छा, ऑड ऑर्डर कैसे है, 3 into 3 है ना, और स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है ये,
तो ऑड ऑर्डर वाले स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। आप चाहे सॉल्व करके वेरीफाई कर लो, पर मत करना, टाइम वेस्ट होगा। आपको मैंने प्रॉपर्टी बता दी, ठीक है। तो ये भी छोटा क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड था ये। देन थोड़ा सा एप्लीकेशन, जैसे अभी ना हमने फर्स्ट और सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं करी, फर्स्ट और सेकंड वाली, इंटरचेंजिंग वाली, ट्रांसपोज वाली। अच्छा, देन जो मेन प्रॉपर्टी यूज हुई है अभी, जो फिफ्थ के ऊपर हमने डिस्कस किया, वो कि आप अपनी मर्जी से कॉलम्स को या रोज को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसे ही बच्चों इसके अंदर ना हम अपनी मर्जी से एलिमेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या होगा, D1 एक बहुत ईजी सा डिटर्मिनेंट मुझे दिख रहा है, D2 में क्या हुआ, दो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आ गया इंस्टेड ऑफ स्क्वायर, पर आपको बोल रहा है कि कहीं ना D1 और D2 रिलेटेड है। तो हमने ना D2 से बात करनी शुरू की, D2 को कंसिडर किया। देखो आप, इजी है, 1 YZ और X, देन 1 XZ और Y, अच्छा 1 XY और Z। अब देखो D1 और D2 में भी इक्वल हो जाते, अगर यहाँ पे 1 1 1 दिख रहा है, XYZ दिख रहा है, यहाँ X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर आ गया तो सेम ही तो होगा D1 D2। अब यहाँ पर मुझे X स्क्वायर चाहिए, पर यहाँ तो X ही नहीं है, यहाँ पे मुझे Y स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे Y नहीं है, यहाँ पे Z नहीं है। तो मतलब आपको फिर से क्या दिख रहा है, आपको आपकी मूवमेंट ना रो में दिख रही है, लेकिन आप फोकस करो कॉलम पे। आप इस कॉलम को x कंप्लीट करने के लिए, इसको x देने के लिए आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दो कॉलम को, इसको y से, इसको z से। लेकिन कभी हम मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट्स को रो वाइज या कॉलम वाइज, तो आपको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा टू कॉम्पनसेट, इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। आप यहाँ पे लिखोगे डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई, है ना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये मैं लिख रहा हूँ कि कॉलम 1 को, कॉलम 2 को और कॉलम 3 को बाय, ऐसे लिख रहा हूँ x, y और z रिस्पेक्टिवली। ऐसा तो नहीं है कि रैंडम कहीं भी कर दोगे आप। तो जैसे मैंने यहाँ पे D2 को कंसिडर किया, XYZ से डिवाइड किया मैंने, XYZ से डिवाइड किया। अब इस पर्टिकुलर कॉलम में मैंने x से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया, ये पूरा होगा ना मल्टीप्लाई, ये x हो गया, ये XYZ हो गया और ये x स्क्वायर आ गया। देन इसमें y किया तो y हो गया, ये XYZ हो गया और ये y स्क्वायर हो गया, फिर ये z हो गया, XYZ और ये z स्क्वायर हो गया। अब देखो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करा कॉलम वाइज। अब देखो रो में R2 में से XYZ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, आप कॉमन ले लो। कॉलम कॉमन अगर लोगे तो वो बाहर ही तो आएगा, तो D2 की वैल्यू के बाहर यहाँ पे XYZ कॉमन आ गया। अच्छा, एक XYZ अपॉन में तो रखा ही हुआ था, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा x1 और x स्क्वायर, फिर आएगा y1 और y स्क्वायर, और ये आएगा z1 और z स्क्वायर। अच्छा, ये XYZ से XYZ तो कैंसिल हो गया। अब देखो D1 D2 में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, ऑलमोस्ट एलिमेंट्स तो सेम ही आ गए, बस रो वाइज और कॉलम वाइज क्या अलग अलग आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 1 1 फर्स्ट रो में है और यहाँ पे 1 1 1 आपका सेकंड रो में, तो सेकंड रो को R1 में मैं ला सकता हूँ, कैसे, बाय यूजिंग इंटरचेंजिंग। कि अगर मान लो मैं इसके अंदर R1 को ऐसे इंटरचेंजिंग का साइन R2 के साथ इंटरचेंज कर दूं, तो क्या होगा, एक आगे नेगेटिव आ जाएगा। ये बताया था ना 1 1 1, यहाँ पे आ गया XYZ और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर अभी सेम है अपनी जगह पे, तो मैंने एक इंटरचेंज करी, एक नेगेटिव आगे आ गया, लेकिन x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर मिड में है, सेकंड रो में है, तो हम R2 को R3 के साथ अब इंटरचेंज कर देंगे, है ना। अब क्या हुआ, देखो दो इंटरचेंजिंग हुई ना, उस दो इंटरचेंजिंग की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे प्लस आ गया, एक और नेगेटिव आया तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 x स्क्वायर और x, यहाँ पे जाएगा 1 y स्क्वायर और y, यहाँ पे जाएगा 1 z स्क्वायर और z। अब जरा ध्यान से देखो, ये D1 ही तो है, ये आपका D1 ही तो है, D2 आपका D1 के इक्वल आ गया, D2 को मैंने सिंप्लीफाई करा, D1 के इक्वल आ गया। तो ऑप्शंस इसी तरह से दिए होते हैं आपको, ठीक आ रहा है समझ। तो ठीक है, तो ऐसे ही थोड़े थोड़े क्वेश्चंस और है हमारे पास, ठीक है, जिसमें लगेगी तो वही सब प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। 5 प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी। अच्छा, 2 प्रॉपर्टीज मैंने और बता दी कि रोज एंड कॉलम्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा, फिर अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या देखा मैंने कि रो वाइज या कॉलम वाइज में मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो एलिमेंट से, ठीक है, सब RHS की रिक्वायरमेंट बताती है हमें। अब यहाँ पर देखो RHS कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तुम बोल रहा है
कि फंक्शन एट 3x और फंक्शन एट x माइनस करके मुझे आंसर दो जिसमें फंक्शन एट x एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो RHS से तो मुझे कुछ हिंट मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी मेरा एम रहता है कि भाई कुछ सिमिलर आ जाए, कुछ सिमिलर आ जाए और मैं उसको फिर क्या करूँ, कॉमन ले सकूँ और 111 जनरेट कर लूँ। 111 जनरेट करते क्या करूँगा, उसे 100 बना दूंगा मैं, और 100 से एक्सपेंडिंग बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी देखो, अगर आप ऐसे करो, ठीक है, ऐसे करो ऐड, तो क्या आएगा, x प्लस लैम्डा प्लस एक्स प्लस एक्स, तो क्या आएगा 3x प्लस लैम्डा, इधर भी आ रहा है 3x प्लस लैम्डा, इधर भी आ रहा है। अच्छा कॉलम वाइज आ रहा है, और अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें तो रो वाइज भी आ रहा है, तो इसमें तो हमारे पास चॉइस है, आप कैसे भी ऐड कर दो, तीनों रो को या तीनों कॉलम को कैसे भी ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे लेट बी क्यू, एफ एक्स तो गिवन ही है ना, तो एफ एक्स मेरे पास है x प्लस लैम्डा देन x और x, फिर है x प्लस लैम्डा और फिर है x और x प्लस लैम्डा, ऐसे दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, इसमें कॉलम 1 में ना इंटरचेंजिंग नहीं है, कॉलम 1 चेंज कर रहा हूँ सिर्फ, एक होता है इंटरचेंजिंग, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज कर दिया, आगे नेगेटिव आ जाएगा। इसमें क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि कॉलम 1 में मैं कॉलम 2 कॉलम 3 सब ऐड कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो जरा। तो मैंने क्या किया, ये तीनों ऐड कर दिए, ऐसे दिखता है कि रो में चल रहा है पर चेंज होगा कॉलम, 3x प्लस लैम्डा आ गया। अच्छा फिर मैंने इन तीनों का ऐड किया, तो क्या आया, दोबारा 3x प्लस लैम्डा, फिर 3x प्लस लैम्डा, बाकी कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम रहेंगे, x प्लस लैम्डा x, यहाँ पे आ जाएगा x और x प्लस लैम्डा। अब देखो सेम आने का बेनिफिट क्या होता है कि ये वैल्यू तो कॉमन आ जाएगी, आप 3x प्लस लैम्डा कॉमन ले लो, तो आपका fx आपको क्या दिखेगा, आपने 3x प्लस लैम्डा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपको क्या दिखने लग गया, 1 1 1। अच्छा यहाँ पे x प्लस लैम्डा और x, फिर यहाँ पे x और x प्लस लैम्डा। चलो ये बात तो आपकी काफ़ी हद तक समझ आ गई आपको। अब 111 देखते ही हम लोग क्या करते हैं, उसे 100 बनाते हैं, 100। अच्छा ये एलिमेंट कहाँ पड़े हुए हैं, कॉलम में, तो ऑपरेशन में अप्लाई करूँगा रो के, और किस रो को चेंज करना है, सेकंड रो और थर्ड रो को, उनको 0 बनाना है ना। तो मैं R2 को अगर चेंज करना चाहता हूँ तो आई विल यूज़ R1, वही मैंने बोला था ना कि जिसको चेंज नहीं करना आप उसको यूज़ करो ना, जिसको चेंज करना उसको मत देखो। अब R2 को तो चेंज करना है तो R2 चेंज करेंगे, R3 को 0 बनाने के लिए R2 गलती से भी मत यूज़ करना, R1 यूज़ करो ना, क्या प्रॉब्लम है, R1 यूज़ करो, R1 पड़ा तो वह आराम से, ऊपर 1 दिया तो वह उसको यूज़ कर लेते हैं। चलो बनाए जरा, fx की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3x प्लस लैम्डा, यहाँ पे 3x प्लस लैम्डा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 x और x, ये तो सेम आ गया, मतलब फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं कर रहा ना मैं। अब 1 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, 0, x प्लस लैम्डा माइनस एक्स कितना हो गया, लैम्डा, x माइनस एक्स कितना हो गया, 0। अच्छा 1 माइनस 1 अगेन 0 आ गया, x माइनस एक्स 0, x प्लस लैम्डा माइनस एक्स विल बी लैम्डा ओनली। तो इसको मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एफ एक्स मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 3x प्लस लैम्डा। अच्छा फर्स्ट कॉलम की बात करो तो 1 0 0 आ गया था, ठीक है। एक बार सही वैल्यूज पिक कर लेते हैं, तो x लैम्डा 0, ठीक है, x लैम्डा 0 और x 0 लैम्डा। क्या बोला था, जब 100 आएगा तो बच्चों हम एक्सपेंड करेंगे, तो इसमें किसके अलोंग एक्सपेंडिंग होने वाली है, किसके अलोंग एक्सपेंडिंग होगी, कॉलम 1 के अलोंग। मैंने आपको कहा था जहां पे 100 बनेगा बच्चों, जहां पे 100 बनेगा हम उसके अलोंग एक्सपेंडिंग कर लेंगे, तो एक्सपेंडिंग करेंगे। एक्सपेंडिंग में क्या होता है, एक्सपेंडिंग में क्या होगा हमारे पास, देखो कि मैंने ये 1 लिखा, इसको ले लिया, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर और माइनस 0। अच्छा फिर ये 0 लोगा, ये 0 लोगा, तो आगे तो मल्टीप्लाई में कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा, वही पुरानी बात। तो डिटर्मिनेंट देखो कितना एक स्टेप में सॉल्व हो गया। तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 3x प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा स्क्वायर। अब f3x निकाल लो, f3x, अगर आप f3x निकालते हो तो क्या ये तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी है फंक्शंस की, कि भाई जहाँ पे x है, ठीक है, वहाँ पे 3x आ गया, तो इधर भी जहाँ जहाँ पे x है आप 3x रख दो, मतलब इस x की जगह 3x रख दिया, बाकी में कोई चेंज थोड़ी होगा, बाकी तो आपका सेम ही रहेगा ऐसे। तो ये आ गया 9x प्लस लैम्डा और यहाँ आ गया लैम्डा स्क्वायर, तो ये f3x आ गया हमारे पास, है ना, एंड लगा दिया। और हमारी क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आपको f3x और fx का डिफरेंस बताना है,
तो हमने इसमें क्या किया, नाउ f3x माइनस एफ ले लिया। f3x की वैल्यू कहाँ है, ये निकाली अभी आपने, 9x प्लस लैम्डा है ना, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस एफ की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस लैम्डा, 3x प्लस लैम्डा और मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा स्क्वायर। इसमें लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो क्या मिला, 9x प्लस लैम्डा, माइनस है बाहर, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3x माइनस लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, ठीक, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो लैम्डा स्क्वायर 9x माइनस 3x विल बी 6x, तो हमारे पास आ गया 6x लैम्डा स्क्वायर। देखिए कुछ ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है क्या ये, हाँ बिल्कुल 6x लैम्डा स्क्वायर। तो आप एक बार इसको देख लो, ठीक है, ऑपरेशंस लगाए, सेम वही सेम एलिमेंट लाने के लिए कॉमन लिया, 111 आ गया, फिर 100 बना दिया यूजिंग रो ऑपरेशंस, है ना, और फिर तो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन डिटर्मिनेंट सॉल्व करके fx आ गया, तो f3x एक्स्ट्रा निकाल लिया हमने, क्वेश्चन में मांगा है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, हो गया, ठीक है। हाँ मैंने आपको क्या कहा था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाले का प्रूफ दे दूंगा मैं, तो क्वेश्चन की फॉर्म में हमने ले लिया, ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में ले लिया, और जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वही सब इसमें यूज हो गए। कह रहा है ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आप डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बताओ क्या हो सकती है। तो देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी डेफिनेशन क्या, आज ही लिखी है बोर्ड पे, और पहले मैं बता चुका हूँ, लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था सारा ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो ए को अगर मैं ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिलता है बच्चों। अब देखो मुझे तो डिटर्मिनेंट की बात कर रही है, तो डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दो, तो हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, ऐसे डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया। तो अब डिटर्मिनेंट अभी तो मैंने बताया था ए और बी का अगर डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए पर भी और ए डैश पे भी। अच्छा इसमें बीच में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 होती है, 1001, उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है, लिखवाया मैंने लेक्चर 1 में। अब आज ही तो बात करी अभी हमने कि अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी ए का डिटर्मिनेंट देखो या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट देखो सेम ही होता है, तो इसको भी मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए का ये तो स्क्वायर आ गया, और जब स्क्वायर आ गया और स्क्वायर का जब उधर शिफ्ट करते हैं हम, तो आपको तो पता है ये बात, ये स्क्वायर रूट बनता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1 है ना, इट कैन बी +1 और इट कैन बी -1, और आता है इसके अंदर, मतलब है ना कि दो वैल्यूज हो सकती है, ये समझ आया। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मैंने लिखवाया था आपको कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो +1 होगी और -1 होगी, तो ये पूरा प्रूफ आपके सामने है, और वही बेसिक प्रॉपर्टीज को हमने यूज़ किया, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो एक तो बढ़िया क्वेश्चन सॉल्विंग पे देखते हैं, और एक आपको बड़ा ट्रिकी है कॉम्पिटिटिव लेवल का, वो दिखाऊंगा अभी, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, कुछ ऑप्शन दे दिए। अच्छा सबसे बेस्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि 111 तो दे ही दिया पहले से, है ना, हमें कुछ कॉमन तो लेना ही नहीं है, 111 दे दिया तो सीधा 100 बनाओ, 100। अब या तो ऐसे 100 बना दो, उल्टा 100 भी बना सकते हो। उल्टा 100 इस केस में बनाने का फायदा ये है कि देखो R1 ये जो R3 है ना, इसके एलिमेंट थोड़े इजी वाले हैं, तो आप उल्टा 100 बनाएंगे, उल्टा 100। उल्टा 100 बनाने का मतलब आपका कौन सा कॉलम दिख रहा है बच्चों, ये ऐसे कॉलम 3 दिख रहा है, कॉलम 3 के एलिमेंट्स को चेंज करना मुझे, पर अब कॉलम 3 में अगर मूवमेंट करनी है तो ऑपरेशन किसके लगा होगा, रो के। तो पहले मैं डेल्टा ले लेता हूँ, डेल्टा मैंने आपके लिए ले लिया a² + 2a, ठीक है, 2a + 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2a + 1, देन वी हैव a + 2, और ये 3 है, यहाँ पे फिर 1 1 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि इस कॉलम के एलिमेंट्स को मुझे ऊपर के 2 को 0 बनाना है, पर ये दिख कॉलम के एलिमेंट रहे हैं, आप रो में ऑपरेशन लगा के 0 बनाते हो, तो इसको 0 बना रहा हूँ मैं, तो ये R1 है बच्चों, R1। तो R1 में यूज किसको करूँगा मैं, R3 को। मैं नीचे वाले इस एलिमेंट को छेड़ूंगा ही नहीं मैं, तो इसको 0 बनाने के लिए यूज कर लेंगे। अच्छा फिर इसको 0 बनाना है, इस वाले एलिमेंट को, तो ये R2 का एलिमेंट है, तो R2 में भी किसको माइनस करेंगे हम, यूजिंग R3 ही माइनस कर रहा हूँ मैं। तो देखो जरा क्या चेंजेस आ रहे हैं R1 के अंदर। इसको एक काम करूँ, इसको सही से लिख देता हूँ, R4 लग रहा है ये, R1 - R3। तो R1 में से ना R3 को माइनस करना है, ऐसे करना है, तो करना जरा a² + 2 है -3, a²
प्लस 2a माइनस 3, R1 पूरा चलेगा ये, 2a प्लस 1 माइनस 3। अच्छा 2a प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2a माइनस 2, 1 माइनस 1 0 आ गया, ये तो ठीक है। फिर R2 में से R3 को माइनस किया, 2a प्लस 1 माइनस 3, सेम ही हो गया ये तो, जो अभी किया था वो आ गया 2a माइनस 2। फिर a प्लस 2 माइनस 3 का मतलब क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 3 a माइनस 1 ओनली, यहाँ पे 0 आ गया। अच्छा R3 को तो सेम ही रखा है, 3 3 1, ठीक है। अब हम एक्सपेंडिंग करेंगे क्योंकि 100 तो बन ही गया, डायरेक्टली एक्सपेंडिंग पे आ जाओ। एक्सपेंडिंग किसके अलोंग करूँ बताना जरा प्लीज, एक्सपेंडिंग किसके अलोंग करूँ, कॉलम 3 मेरे हिसाब से, कॉलम 3 में 100 बना है ना, तो उसमें क्या करेंगे, ये एलिमेंट लेते हैं हम यहाँ से। अब इस पूरी रो को, इस कॉलम को हाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है कि मैंने 1 ले लिया, 1 ले लिया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 और a माइनस 1 है। अच्छा फिर माइनस 2a माइनस 2 और एक और 2a माइनस 2। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं इसे, ये आगे वाला 1 तो हट जाएगा, ठीक है, आगे वाला 1 हट जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 और आई थिंक यहाँ पे a माइनस 1 था और ये था 2a माइनस 1 था या 2 था, है ना, 2 था, और इधर भी 2a माइनस 2 था। अब ना देखो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तब आप फाइनल रिजल्ट ऑप्शन चेक कर पाओगे कि वैल्यू कैसी आ रही है। ये क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर बन रहे हैं, तो मुझे जो फैक्टर दिख रहे हैं 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 1 प्लस 2 कैसे आएगा, 3 माइनस 1, तो a प्लस 3 और a माइनस 1 दो फैक्टर बन गए। एक a माइनस 1 तो ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है यहाँ पे, इसमें 2 कॉमन ले लिया, इसका भी 2 कॉमन ले लिया, तो ये भी a माइनस 1 और a माइनस 1 हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर तो कॉमन आ गया, a माइनस 1 का होल स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या, इधर तो a प्लस 3 बच गया, इसका a प्लस 3 बच गया, इसका 2 इंटू 2 4 बच गया, माइनस 4। तो डेल्टा कितना बना, a माइनस 1 का होल स्क्वायर अलग और ये भी a माइनस 1 हो गया, तो डेल्टा आपका a माइनस 1 का होल क्यूब आ गया, ये आ गया। अब इसमें ना ऑप्शंस पे थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। आपको कहता है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर a पॉजिटिव है, 0 होगी अगर a 1 है, और नेगेटिव होगी जब a लेस देन 1 है। तो देखिए जरा कौन सा मैच हो रहा है। अब जैसे डेल्टा a माइनस 1 का होल क्यूब है, वो कहता है कि अगर a को मान लो मैंने 1 ले लिया तो 100% डेल्टा 0 है, ये तो ठीक है, ये b ऑप्शन है। अच्छा अगर मैं a ऑप्शन की बात करता हूँ, a की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 1 लेता हूँ, मान लो मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो डेल्टा कैसा आएगा, डेल्टा 100% पॉजिटिव आएगा, ये तो b भी ठीक है, तो मतलब a भी ठीक है। और c में कह रहा है a लेस देन 1, तो डेल्टा कैसा होगा, लेस देन 1 में मान लो मैंने 0 ले लो, माइनस 1 ले लो, माइनस 2 ले लो, कुछ भी लोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो नेगेटिव का क्यूब तो नेगेटिव आंसर देगा आपको, तो ये भी ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑल ऑफ द अबव है ना, ऑल ऑफ द अबव हमारे पास ये वाला ऑप्शन ठीक है। अच्छा पीछे जो हमने एक क्वेश्चन करा है ना बच्चों, ये तो समझ आ गया मेरे ख्याल से आपको। पीछे जो हमने एक क्वेश्चन करा है इसमें देखो आपके पास 2 आंसर आ रहे हैं, तो आप इसमें ये मोर देन 1 चॉइस वाला क्वेश्चन होगा, 1 और माइनस 1 दोनों आ रहे हैं इसमें, तो दोनों टिक करने होते हैं, मतलब एडवांस में वो आते हैं ना मोर देन 1 चॉइस वाले, तो ये है। तो अगर मान लो कभी आंसर की गलत है, 1 चॉइस वाला क्वेश्चन ही है, सिंगल चॉइस वाला, तो दोनों ही ठीक है, दोनों में से किसी पे भी टिक कर दो मार्क्स मिल जाएगा। आंसर की में फिर दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो ये मार्क करना मैं भूल गया था, मैंने बता दिया। तो ये वाला क्लियर हो गया, ऑल ऑफ द अबव आ रहा है, ए बी सी तीनों सही है इसमें, तो डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इफ डिटर्मिनेंट काफ़ी खतरनाक सा, काफ़ी सारे टर्म्स दे दिए, और इक्वल टू में तो ये देखो ना पावर 5 का हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया। फिर कहता है कि ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी पता समझते हो आप लोग, एक इक्वेशन में आइडेंटिटी कब होता है कि आप इसमें कोई भी डाल लो वैल्यू एक्स की, ये इक्वली आएगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि इसकी डिग्री के हिसाब से इसके रूट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू अगर डाल दो लेफ्ट साइड में राइट साइड में वैल्यू सेम आती है, ये मतलब होता है आइडेंटिटी का। तो इसमें कह रहा है ए बी सी डी ई एफ सब एक्स से इंडिपेंडेंट है, मतलब कांस्टेंट है। आपको यहाँ पे एफ की वैल्यू बतानी है। देखो एक एफ ही ऐसा है जिसके साथ एक्स नहीं है कनेक्टेड, तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन सिंपल करने के लिए आपको एफ निकालना है। अगर आप यहाँ से इन सबको हटा दो
तो एफ की वैल्यू डिटर्मिनेंट आ जाएगी। और हटाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एक्स को 0 ले लो। तो ये अजम्पशन वाला केस होता है कि आपने एक्स को 0 ले लिया। अब कोई चीज़ अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो आइडेंटिटी में मैंने कभी क्या बोला कि जो चीज़ लेफ्ट में रखोगे वो राइट में रखोगे वो इक्वल आता है, वैलिड है वो। तो एक्स की 0 वैल्यू आप दोनों साइड रख दोगे तो 0 + 0 0 हो गया, 0 - 2 अच्छा 0 - 3 अच्छा 0 + 3 3 आ गया, ये 0 हो गया और ये 2 आ गया। तो कितना ईजी हो गया, -2 -1 और ये भी 0 हो गया। और इक्वल टू में ये सब पावर 4 पावर क्यूब पावर 2 फिर x, ये बचा f। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो बच्चों तो आई थिंक f की वैल्यू आ गई। अच्छा ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है देखो, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग है ना। एलिमेंट अगर यहाँ -2 होता है यहाँ +2 होता है, ऐसे वाला होता तो इसकी वैल्यू भी 0 ले लेता मैं। पर अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो मैंने 0 ले लिया तो इसके आगे तो मैं कुछ भी रखूँ है ना, 0 लेके इसको इससे करोगे कोई फायदा नहीं है। फिर मैंने ये एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट लेते हैं तो साइन चेंज करके लेते हैं। तो इस रो इस कॉलम को हाइड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 -3 को -1 से किया तो 3 आ गया। फिर -2 को तो सेम ऐसे ही ले लिया। मतलब मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, R1 के अलोंग। 0 के साथ तो कुछ करने का फायदा नहीं था। अब -2 रखा, इस रो इस कॉलम को हाइड किया तो ये -4 हो गया और ये 0 है, इक्वल टू f चल रहा है। तो हमारे पास कितना आ गया, -3 + 9 हो गया और ये +8 आ गया। तो आपको दिख रहा है f कितना आ गया, 17 आ गया। और यहाँ पे आपका मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करो। अच्छा क्वेश्चंस की वैरायटी तो एनसीईआरटी में बहुत सारी है। 4.2 एक्सरसाइज टोटली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, आपका मिसलेनियस के अंदर कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड है। कुछ क्वेश्चन आपके देख के हो जाएगा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कुछ क्वेश्चंस में आपको मे बी सॉल्यूशन एक बार कंसल्ट करना पड़े, लेकिन एक बार आप देख लोगे ना कैसे हुआ है तो ईजिली वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि यूज वही हो रहा है जो मैंने अभी सब बताया, पर पहली बार जब करते हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन एक बार आपने देख लिया, समझ लिया और फिर प्रैक्टिस कर लिया, ये टॉपिक साल भर के लिए हो गया। चलो ठीक है, रिवाइज करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।